आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर नेमत के साथ। माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। इस बजट को लेकर बहुत से तहफ्फुज़ात हैं और बहुत सारे ऐसे मामला थे जो बजट डे पे शायद उस हद तक क्लियर नहीं हुए थे, लेकिन उस हद में काफी हद तक क्लैरिटी आ चुकी है। ये बजट में क्या पास होने से पहले इसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं, क्योंकि इसके कुछ सियासी पहलुआत भी हैं। जब ये बजट पेश किया जा रहा था तो मुबैना तौर पे कहा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और दीगर इत्तेहादियों की इस बजट को लेकर कुछ तहफ्फुज़ात थे। वो तहफ्फुज़ात दूर होंगे नहीं होंगे, और जो इंडस्ट्री के जो तहफ्फुज़ात हैं, जिस एरिया को इंडस्ट्री ने हाईलाइट किया, क्या उन एरियाज के ऊपर भी काम किया जाएगा या नहीं। एक बात तो तय है कि इस बजट में एक चीज माजी की तर्ज पे फिर देखी गई कि जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर टैक्सेस की भरमार करी गई। वो सैलरीड क्लास एक बार फिर से जायद टैक्सेस की जद में आया और उसके हवाले से हुकूमत ने कोई और रोड मैप भी नहीं दिया। आज के प्रोग्राम में इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करें इस वक्त वीडियो लिंक पे जनाब अली मोहम्मद उस्मानी साहब, इकोनॉमिस्ट। इनसे जानेंगे कि इस वक्त जो बजट पेश किया गया इसका क्रिटिकली अगर जायजा लिया जाए तो ये बजट कैसा है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुनीर साहब। अली साहब, योर फर्स्ट इंप्रेशन रिगार्डिंग द बजट। जी, देखिए सबसे पहला इंप्रेशन तो ये है कि जिस तरीके से आपने बात स्टार्ट की कि टैक्सेशन का जो लगता है कि डायरेक्ट टैक्स के ज़रिए गवर्नमेंट जो है वो उस वक़्त अपना रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर काम कर रही है। और ये नहीं बल्कि हम देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने टारगेट्स को एक्सटेंड करती है हर साल या उसको रिवाइज़ करती है, तो ये ऐसा नहीं कि टैक्स कलेक्शन नहीं होती, टैक्स उससे बढ़ के ही कलेक्शन होती है और हर दफ़ा एफबीआर जो है वो एक अलग रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा होता है। बट अल्टीमेटली बात यहाँ पे ये आती है कि जो टैक्स का सारा बर्डन जो है या गवर्नमेंट का सारा बर्डन जो है वो ये सैलरीड तबके से या एक कॉर्पोरेट तबके के ऊपर ही क्यों डाला जाता है? जबकि इसके ज़रिए गवर्नमेंट दूसरे मेजर यानी फिस्कल मेजर्स के ज़रिए भी जा सकती है, जिसको जाना चाहिए, उसके ऊपर एक्शंस प्लान बनाने चाहिए। लेट्स सपोज़ कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन ज़ोन्स के ऊपर काम करना चाहिए, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को या को प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहिए। बहरहाल ये तो फिर आगे की बातें होंगी कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अल्टीमेटली बर्डन जो है वो एक आम जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर डाला गया। एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद लास्ट ईयर तक के जो 6 लाख की एक एग्जेम्पशन थी आमदनी की, यानी एनुअल इनकम किसी की अगर 6 लाख रुपए है या सिंपली कह लें कि 50,000 रुपए माहाना की इनकम अगर किसी की है, तो उसको जो है वहाँ तक के टैक्स एक्सेम्पशन था, यानी 6 लाख से ऊपर अगर कोई इस वक़्त अर्न कर रहा है सैलरी की मद में, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता था जो कि 2.5% के करीब अराउंड आता था। अच्छा, यही नहीं बल्कि चूँकि महँगाई भी बढ़ती चली जा रही है और ये एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि जिस तरीके से नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंट पिछले टेन्योर के अंदर आई थी, तो उन्होंने इस स्लैब को तकरीबन 1 लाख पर मंथ यानी 12 लाख से स्लैब को स्टार्ट किया था, शायद आपको याद हो। जी और उसके नीचे के ऊपर बाद में उसको रिवाइज़ करके ये किया था कि 12 लाख से नीचे का जो अगर कोई होगा तो ₹1,000 उस पे सालाना टैक्स है। तो ये जी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि उस वक़्त तो इतनी महँगाई नहीं थी, पेट्रोलियम मसनूआत की भी कीमतों में इतना ज़्यादा इज़ाफ़ा नहीं हुआ था। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ़ दिया गया था पीएमएलएन की जानिब से सैलरीड क्लास को, जिसको फिर पीटीआई की गवर्नमेंट ने आईएमएफ के कहने के ऊपर या व्हाट्सोएवर रीज़न रहे हों, तो उसको स्लैब को नीचे लाके स्लैश करके से 6 लाख के ऊपर ले आए थे। अब जैसे कि पाकिस्तान में महँगाई बढ़ती चली जा रही है और ये जो एक तबका है ख़ास तौर से जो सवा लाख से 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, लेट्स सपोज़ आप इसकी बात कर लें, चलें सवा लाख तो आप ज़हन में रख लें। उस तबके के अंदर जो है वो एक कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि हमारी यूटिलिटीज़ प्राइसेज़ बढ़ते चले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इज़ाफ़े की वजह से जो एक सवा लाख रुपए की आमदनी भी जस्ट लाइक ऐसे लग रही है कि 20 से 25,000 रुपए की आमदनी जो आज से 20 साल पहले हुआ करती थी। तो एक रिलीफ मिलना चाहिए था यहाँ पे अवाम को, क्योंकि देखिए ना, मैं इसलिए रिलीफ की बात की यहाँ पे भीख नहीं मांग रहा गवर्नमेंट से, बल्कि ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना जो टारगेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह अवामुन नास जो है वो इस चीज को पे ऑफ करते हैं, किसी ना किसी तरीके से डायरेक्ट टैक्स कह लें या इनडायरेक्ट टैक्स की मद में दे रहे होते हैं। बट अल्टीमेटली इस चीज का सही। जो बर्डन एक थोड़ा सा रिलीफ दे देते हैं। बाकी ऑल एंड ऑल अगर देखा जाए तो बजट के अंदर जो फाइनल और नॉन फाइनल के दरमियान एक सेग्रीगेशन गैप बहुत बड़ा कर दिया गया है, ये एक अच्छा इकदाम है। बट अल्टीमेटली जो टैक्स पे कर रहा है उसके ही ऊपर हैवी बर्डन मजीद बढ़ा के सही। इस गैप अली को अली बढ़ाना इसी ये एक हवाले थोड़ा से सा मैं क्रिटिक है। चाहूंगा, हमारे साथ सीनियर ताजुल रहनुमा जनाब अतीक मीर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जरा जानते हैं कि बजट के हवाले से उनके जो तासुरात हैं वो क्या है, क्योंकि अब तक जो इंडस्ट्री का अगर वर्डिक्ट देखें तो वो इस बजट को लेकर ज्यादा पुरएतमाद नहीं है। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अतीक साहब, आप साला साल से कई बजट्स आपने देखे, आपने गवर्नमेंट्स को मदद भी की। इस बार का बजट देख के औरंगजेब साहब ने जो तरतीब दिया, वैसे तो अपेरेंटली उन्होंने तरतीब दिया,
आपको लगता है कि एक अच्छा बजट है या कोई गुंजाइश है या सिरे से रद्द कर दिया है इसको ताजिर बिरादरी ने? देखिए, बजट के जो भी जाहिरी जो आदाद शुमार हमने दिखे और समझे, तो मैं समझता हूं कि ये बजट ना तो किसी मुकामी मईशतदान ने बनाया और ना ही मुकामी मसाइल और हालात से वो वाकिफ है जिसने भी ये बजट बनाया। ये मुकम्मल तौर पर ये आईएमएफ का बजट है, आईएमएफ के लिए बना, और जो भी उस पर बचेगा वो दिफा में, हुकूमती खराजात में, इनके लल्ले तुल्लू में खर्च होगा। ये पहला बजट है जिसे मैंने देखा कि आवाम से सिर्फ टैक्स वसूली के एहताफ रखे गए हैं। आवाम की मुश्किलात, आवाम के मसाइल, आवाम की दुख, उसका कहीं पर भी इदराक नहीं है। इतना पहाड़ जो खड़ा कर दिया, 18,000 से जायद, 18,900 अरब शायद, ये इतना बड़ा पहाड़ इन्होंने खड़ा किया कि जिसमें ये साबित हो रहा है, जाहिर हो रहा है कि ये सारे खर्चात ये कम किए जा सकते थे और इस पे एक ऐसा बजट बनाया जा सकता था जिस पे आवाम पर इतना बोझ न डाला जाता। टैक्स देने वालों पर, जो पहली किसी भी टैक्स से बेनिफिशियरी नहीं है, उन्हें कुछ दबाव से रिलीफ मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है। टैक्स बेस को बढ़ाने की कोशिश की गई है और टैक्स देने वालों को इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अतीक साहब, एक मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आपने कहा कि इस बजट के बाद महंगाई का तूफान आएगा, तो ये किस बुनियाद पे आपने ये स्टेटमेंट दिया, या अगर ताजिर बिरादरी ये समझती तो इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, महंगाई का तूफान आने वाला नहीं है, आ चुका है जी। अब ये तूफान मजीद किस हद तक उमड़ता हुआ ये आगे बढ़ेगा, अब ये देखना है। अवाम किस तरह सरवाइव करेगी ये देखना है। महंगाई ने वैसे ही अवाम के परखचे उड़ा दिए हैं और आमदनी लोगों की सुकड़ रही है, कारोबार तबाह हो रहे हैं। आप देखिए, नौकरी कहीं पर नहीं है और जो है वो भी सोच रहे हैं कि हम अप डाउन साइजिंग करें। तो उस लिहाज से जब भी कारोबार उजड़ते हैं, जब भी मैशत जवाल पजीर होती है, इंडस्ट्री गिरती है, तिजारत जवाल पजीर होती है, तो उसके नताइज बहुत भयानक होते हैं। यानी एक डेफिसिट है आमदनी और अखराजात का, वो बढ़ता है और इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोगों की समझ में नहीं आता। यही सबब है, आज देखिए एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो मुल्क से फरार होने में ही अपनी बका समझते हैं। सही। तो इस हद तक जब लोग आ जाते हैं तो फिर वो मुल्क लोगों के रहने के लायक नहीं है। ऊपर से एक झूठी तसल्लियां, झूठी खबरें, सरमायाकारों की को दावतें दी जा रही हैं, इतने अरब डॉलर फला मुल्क के सरमायाकार लेकर आ रहे हैं। कैसे मुमकिन है कि अपने कबूतर तो आपके छज्जे पर बैठने को तैयार नहीं है और दूसरे कबूतर आके बैठ जाएंगे, धमाके भी हों और चिड़िया भी हों, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता सरमायाकार इस मुल्क से फरार अख्तियार कर रहा है और इसकी वजह देखिए कितनी एक खराब सूरत यार, इसको समझने की जरूरत है। ये मैं कतन मफरूजे की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूँ। जब मैंने पहली दफा सुना कि पाकिस्तान के मालियाती इदारों ने IMF के अपने लोग दिखा दिए, तो मैं मेरे यूं समझे छठी हिस्स यही कह रही कि हम अब आहिस्ता आहिस्ता सूदखोरों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। आज पूरी हुकूमत IMF की है और वो सिर्फ IMF के बही ख्वाह हैं, उनके नजदीक IMF के मुफादात हैं और जब कभी उन पर बुरा वक्त आएगा IMF और उसके हवारी इन्हें बचा के इस मुल्क से बाहर उनके असल घरों में ले जाएंगे। अतीक साहब, एक कमेंट कर दीजिएगा इस बात पे कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बरसा बरस से वही 3-4 सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर टैक्स लगा देती है, वही 3-4 आइटम्स हैं या शोबे हैं जिनके ऊपर हम देखते हैं बर्डन डाला जाता है। अब ये ऑलरेडी बर्डन अपनी मैक्सिमम लिमिट से आगे बढ़ चुका है। मैं तनख्वाहदार तबके की बात करूं या इंडस्ट्रीज की बात करूं, ये ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम लिमिट से ब्रीच कर चुका है। अब गवर्नमेंट के पास इसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
आने वाले सालों में गवर्नमेंट ने इसकी कोई तैयारी भी नहीं की कि इसका कोई निमुल बदल तैयार किया जाए, कोई इसके लिए कोई प्लान बी तैयार किया जाए, वो भी नजर नहीं आता। तो क्या प्लानिंग है गवर्नमेंट की कोई इस हवाले से, या फिर कोई नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा और नई मंतक देगा? देखिए, सारी प्लानिंग मैंने आपसे अर्ज किया कि आईएमएफ की है। ये तो बेचारे बजट पढ़ने के सजावार हैं। इनको तो बजट में किसी जगह रिलीफ लेने अवाम के लिए ये इतना भी इनका अख्तियार नहीं है। नौकर क्या कर सकता है? देखें, आईएमएफ के सारे आईएमएफ के मुलाजमीन ही तो हैं, और उसी के आलाकार हैं। आपने देखा कहीं बिजली की बढ़ती हुई कीमतों को उस हद तक पहुंचा दिया जहां लोग खुदकुशियां कर रहे हैं? तो ऐसे में कहीं से कोई आपने आवाज सुनी होगी? वो इलेक्शन में तो जरूर 200 यूनिट फ्री की एक मफरूजे पर मबनी झूठी और एक पुरफरेब बातें हुई, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। अब फिर कहा जा रहा है कि उसके बावजूद बिजली की कीमतें अतीक साहब, हुकूमत कह रही है स्टॉक एक्सचेंज प्लस है। देखिए 2 दिन में 3.5, 4, 4.5 हजार पॉइंट्स प्लस हो गए। अच्छा बजट दिया है हमने, मुस्बत बजट दिया है। स्टॉक मार्केट को वो मिसाल बना के पेश कर रहे हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज तो एक जुआ खाना है। कभी जुए की बुनियाद पर हम अपने आप को खुशहाली, तरक्की या आप बेहतरी के इशारे नहीं दे सकते। अब स्टॉक मार्केट के अलावा हम भी तो हैं। ताजरों की हालत देखिए, मार्केटों में सन्नाटे हैं। सही। महंगाई कहाँ बढ़ रही है, महंगाई कहाँ कम हो रही है? ये कहते हैं महंगाई में 11% कमी हुई, 15% कमी हुई, लेकिन बताइए दिल पे हाथ रख के, क्या वाकई इनकी बातें दुरुस्त हैं? ठीक हो गया अतीक साहब, ये यकीनी तौर पे एक पॉइंट है। लेकिन आखिरी सवाल मुझे बता दें, इत्तलात ये है कि कुछ हुकूमती इत्तेहादी भी इस बजट को लेकर ज्यादा पुरएतमाद नहीं है, और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शायद बजट इजलास में कुछ जो ताखीर हुई वो भी इसलिए हुई कि इत्तेहादियों को मनाया जा रहा था। आपको लगता है कि इसमें कोई रद्दोबदल होगी, कहीं कोई चेंजेस की गुंजाइश है, या बस अपनी बंदरबाट होगी और बस काम हो जाएगा? देखिए, इत्तेहादियों का मामला तो ऐसा है जैसे कोई तवाइफ नखरा तो करती है, इनकार नहीं करती। ये उनके नखरे हैं और सिर्फ सियासी बका के लिए ये बातें कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आने वाला वक्त अवाम को मुश्तिल करेगा, अवाम मजीद हुकूमत के खिलाफ उठ भी खड़े हो सकते हैं। तो लिहाजा इस तरह के ड्रामे ये पहले भी किए गए कि हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं था, हम तो पीडीएम में शामिल नहीं थे, सिर्फ वजारतें हमने ली, गैर मुल्की दौरे किए, इससे ज्यादा हमारा पीडीएम में कोई। अब भी वही बातें हो रही हैं। ये सब इस जुर्म में शरीक हैं, ये सब इसके गुनाहगार हैं, ये सब कौम के मुजरिम हैं। इनमें जो लोग भी इस वक्त हुकूमत में ये कांधे से कांधा मिला के बैठे हैं, ये सब अवाम का खून पी रहे हैं, ये सब खूनख्वार हैं, ये सब जालिम है। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि इस वक्त जो ताजिर बिरादरी दरअसल उसका रद्द-ए-अमल क्या है। और अतीक मीर साहब ने शायद अपनी जिंदगी के बहुत से बजट देखे, हर बार हुकूमत को तजावीज भी दी, बेहतरी की तजावीज दी, लेकिन शायद इस बार ऐसा महसूस होता है कि वो इस सारी हुकूमत के जो सेटअप है वो उससे ज्यादा कोई पुरएतमाद नहीं। अली साहब, कमिंग बैक टू यू, आपने गुफ्तगू सुनी अतीक मीर साहब की। ताजिर बिरादरी कोई ज्यादा पुर उम्मीद नहीं है। डू यू सी कि स्टॉक मार्केट की सक्सेस और चंद हजार पॉइंट्स की बढ़ोतरी के बाइस इस बजट को एक अच्छा बजट कहा जा सकता है? देखिए, अगर ये गवर्नमेंट ये कह रही है तो इंटरनेशनल पैरामीटर्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, सो स्टॉक मार्केट डेफिनेटली एक पैरामीटर है जिसकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंसेस देखी जाती हैं। बट ये डेवलप्ड स्टेट्स के पैरामीटर्स हैं, ये उन स्टेट्स के पैरामीटर्स नहीं है जिन स्टेट्स के अंदर स्टॉक मार्केट जो है वो रेगुलेटेड तो होती है, बट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा उसके अंदर जो एक गैम्बलिंग का आंसर भी शामिल होता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आप सिंप्लीफाइड वे में बात करूं कि कितने परसेंट लोग इन्वेस्टर्स हैं और कितने परसेंट ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो जो डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं उनके अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो डिविडेंड और ग्रोथ देखते हुए की जाती होती है, जबकि कुछ ऐसे स्टेट्स होती हैं यानी अंडर डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनके स्टॉक मार्केट्स को हम सोलिली पैरामीटर्स नहीं बना सकते। एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि इसके अलावा बहुत से ऐसे पैरामीटर्स देखे जा रहे होते हैं कि आपने और कौन से ऐसी चीजें हैं, यानी आपको एसेट मार्केट भी देखनी होती है, जैसे अतीक साहब ने बात की। देखिए ना, आपके इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ मार्केट्स डिफाइन है, लेबर मार्केट देखनी होती है, एसेट्स मार्केट देखनी होती है, कैपिटल मार्केट देखनी होती है। हाँ, जो डेवलप्ड स्टेट्स है उनके कैपिटल मार्केट
प्योरली रिफ्लेक्ट इसलिए कर रही होती है क्योंकि वो फंडामेंटल्स के ऊपर ट्रेड होते हैं और उनके उनके भी गैम्बलिंग मार्केट ट्रेड्स हो रहे होते हैं। पार्टिसिपेशन, मार्केट टू जीडीपी रेशियो बहुत कुछ हमारे मार्केट से बड़ा मुनफरिद है। वहां पे भी गैम्बलिंग हो रही होती है, ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग नहीं होती। स्टॉक हम्म। मार्केट जब डाउ जोन्स बनाई गई थी, स्टार्ट में कॉन्सेप्ट आया था, उस कॉन्सेप्ट के तहत ये इन्वेस्टमेंट सिनेरियो था, बट अल्टीमेटली उसमें भी आप प्राइस एप्रिसिएशन को कैश कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिंग सिनेरियो भी एक डेवलप है, एक हिस्सा है। बट अल्टीमेटली हमारे यहाँ अगर आप बात करते हैं, अगर के कोई भी अगर फंडामेंटल स्टॉक्स के ऊपर बात करता है, तो क्या वो फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर रह के और उसकी एफिकेसी के ऊपर काम कर रहा होता है? अभी तो यहाँ पे देखें ना कि ऑयल के अंदर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर एक रुझान है। फिर जो सऊदी अरामको ने एक अपनी एक इंटेंशन, बल्कि वो तकरीबन फाइनलाइज भी हो चुका है कि गो के यानी पाकिस्तान की गैस और ऑयल ऑयल की जो कंपनी है उसको एक्वायर कर लिया है। अब उसकी वजह से एक बहुत अच्छा जो सेंटीमेंट डेवलप हो रहा है हमारी ऑयल मार्केट्स के अंदर। ओजीडीसीएल के शेयर्स ले लें या एक्सवाईजेड किसी के भी ले लें, तो अब उसका वेटेज कितना ज्यादा है स्टॉक मार्केट के ऊपर। आप देखें ना बाकी इंडेक्सेशन के अंदर आप देखें कि ओजीडीसीएल कल 10 रुपए बढ़ गया। तो ये हमारे यहाँ ये बेसिक पैरामीटर्स पे नहीं देखे जाते क्योंकि अभी हमारी जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी कोई बहुत अच्छी पर कैपिटा इनकम अली, डेवलप नहीं एक कर एक रही। बड़ा अलार्मिंग सा सवाल है जो आमतौर पर लोग जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो बजट है इसका जो आज भी हम देखें तो गैप बहुत बड़ा है, तकरीबन 8 अरब डॉलर, 8 अरब का ये जो गैप है हमें, ये गैप कैसे पूरा होगा? क्योंकि ये जो गैप है इसके लिए मजीद कर्जे लेने होंगे। आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस का जो गैप है वो बहुत वसी है। ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे कर्जे हैं जिनकी रोल ओवर के लिए आप जाते हैं, जिनको रीशेड्यूलिंग के लिए आप जाते हैं, वो एक हर्डल है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान इससे कैसे निकल सकता है? क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि क्या इस मुल्क में कोई सरप्लस बजट नाम की चीज हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे रेवेन्यूज हमारे एक्सपेंसेस से कम हो? क्या एक्सपेंसेस में जिन हिट्स की बात की गई है क्या उनमें कोई कमी की जा सकती थी? देखिए, आप जब ये स्टेटमेंट बोल रहे थे तो मुझे एक थोड़ी देर के लिए एक मुस्कुराहट भी आ रही थी। वो बुनियादी तौर पे ये थी कि अगर आप इसको कंपैरिजन करें ना, तो एक बड़ा अच्छे कार्टून की कंडीशन होती है कि चूहे बिल्ली का खेल। यानी अगर आप इस्लाम ने सूद को मना किया क्यों है? क्योंकि आप एक दफा आप उसमें फंसते हैं तो उसके बाद धंसते चले जाते हैं। सही। अब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी अगर आज आप जो कर्जा लेंगे वो कर्जा जो है अल्टीमेटली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पे, यानी जो पिछले 22 लोन दिए हुए हैं और उसके अंदर अगर आपने नहीं पे ऑफ किया तो 22 साल से तो आपकी कोई बहुत अच्छी इकोनॉमी रन कर नहीं रही। अब सही। जब उसका क्यूमुलेट, बट आपने कर्जों की मद में तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो वो तो मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5, 10 के मल्टीपल्स पे चलता चला जाएगा। तो आप कभी भी उस चीज को अप्रोच कर ही नहीं सकते। अब इसको अप्रोच करने के लिए आपने नए कर्जे लेके प्रीवियस कर्जे उतारेंगे, फिर वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगेगा। 22% आपका रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट पे, क्या सेटलमेंट करके आप आए हैं उन कर्जों के ऊपर? आज तक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं हुआ ये। तो ये तो जिंदगी में कभी भी ये खत्म नहीं हो सकता। अल्टीमेटली पाकिस्तान अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ा दे या अपने जो रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान के पास ऐसा नहीं कि रिसोर्सेज नहीं है। आप चले जाए, मिनरल रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, आपके पास गैस एंड ऑयल के रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, आपके पास एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। बात यह है कि आज तक But जो Ali, इन that needs रिसोर्सेज a vision, that needs a long-term planning. That also need to curb your desire to be politically correct. आप politically correct होने के लिए जो डिसीजन ले रहे होते हैं, उसका खमियाजा तो इवेंचुअली कौम को भुगतना पड़ता है ना। सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह की ब्लेसिंग्स तो मौजूद है ना। आप उस पे कहते हैं ना कि अल्लामा इकबाल ने वो एक शेर में कहा था कि क्या कहते हैं, जल जल तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। ठीक है? तो मकसद ये नहीं है, मकसद यहाँ पे ये है कि हमारे पास अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हमारे पास प्लेंटी ऑफ सही। अपॉर्चुनिटीज दी हुई है, बट अल्टीमेटली हम उन रिसोर्सेज को एलोकेट ना करें तो इसमें गलती तो अब ये ना कि रोना बैठ जाए कि हम नहीं कर सक रहे। और इसके अंदर अगर गवर्नमेंट, हाँ हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते तो हम जिंदगी भर ये कह सकते थे कि आईएमएफ जैसा बजट हो या कोई भी बजट हो वो हमारे पर डिक्टेट करता रहेगा। अली, मैं बट आपकी तरफ अल्टीमेट आता हूं, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक का आएंगे। तो एक सवाल ये भी है कि क्या इस बजट के बाद जो हुकूमत की जानिब से इस तरह के दावे किए जा रहे हैं या इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि शायद ये बजट पाकिस्तान के रुपए को मजीद मुस्तहकम करने में बड़ा कारआमद साबित होगा, पाकिस्तान की अपनी इंडस्ट्री को चलाने में वो बड़ा कारआमद साबित होगा, और ऑटो सेक्टर के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।
देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अली मोहम्मद उस्मानी साहब मौजूद है और अभी इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं कार डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब एचएम शहजाद साहब। इनसे जरा जानते हैं कि जो हुकूमत का ये जो बजट है, इस बजट के हवाले से कुछ तजावीज भी पेश की गई थी। ऑटो सेक्टर पाकिस्तान का एक आम तरीन सेक्टर है, एक आम आदमी से जुड़ा हुआ सेक्टर है और पाकिस्तान की आबादी को देखते हुए इंतहाई अहमियत का सेक्टर है। इस सेक्टर के हवाले से जो टैक्सेस या जो तब्दीलियां हुई हैं उसके हवाले से शहजाद साहब का क्या रद्दमल जरा जानते हैं। शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद साहब, पहला रिएक्शन अगर मैं कहूं इस बजट को देखते हुए, ओवरऑल अगर मैं कहूं ऑटो सेक्टर के ऊपर तो आते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये बजट? यार ये पाकिस्तान या पाकिस्तानी आवाम या बिजनेसमैन फ्रेंडली नहीं है, ना आवाम फ्रेंडली है ना बिजनेस फ्रेंडली है। ये मुझे लगता है आईएमएफ फ्रेंडली है। तो सर हमारा मामला आईएमएफ से चलता है तो आईएमएफ फ्रेंडली होगा ना? हाँ, लेकिन बात यह है कि इस मुल्क में जो हम आवाम पाकिस्तानी, बिजनेसमैन पाकिस्तानी, आप अगर उनको उनकी राय को, उनके प्रपोजल्स को अगर आप अहमियत नहीं देंगे तो इस तरह मतलब देखिए ना, आपके मुल्क से पढ़ा लिखा बच्चा चला गया, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन चला गया। 1947 के बाद सबसे बड़ी माइग्रेशन 22, 23 और 24 में हुई है। सही। और जो बच्चे और पढ़े लिखे लोग और जो पैसे वाला तबका, सिर्फ एक छोटी सी रिपोर्ट है दुबई हुकूमत की, 8,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई है। तो आप मतलब कहाँ पाकिस्तान को लेके आप जा रहे हैं? अच्छा शहजाद भाई, ये बताइए जो ऑटो सेक्टर का मामला है, आप तो बड़े करीब से जानते हैं, आपने तजावीज भी पेश की थी, क्या अमल हुआ उन पे और अगर नहीं हुआ तो क्यों ना हुआ? देखिए, ये जो हमारा लोकल माफिया है ना, ये एक बहुत बड़ा माफिया, बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है। अब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने हाइब्रिड गाड़ी और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां अब बनेंगी हमारे मुल्क में, कब बनेगी ये नहीं पता। अब ये कह के वजीर खजाना साहब का मैंने वो पूरी बजट स्पीच सुनी है, वो कहते हैं कि जी हम हाइब्रिड पे से तमाम कंस्ट्रक्शन हटा रहे हैं इसलिए कि हमारे मुल्क में हाइब्रिड बनना शुरू हो गई है और हम अब पाकिस्तानी जो कंपनी हाइब्रिड बना रही है हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वजीर खजाना साहब से ये कहना चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान में आज तक पेट्रोल गाड़ी मेड इन पाकिस्तान नहीं बन सकी, लोकलाइजेशन नहीं हुई, आज तक डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं हुआ। और जो ये एक बंदा गाड़ी लेकर आया है टोयोटा वाला, तो आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में बना रहा है। सर वो सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट कर रहा है। सिर्फ ये तमाम और जितने भी असेंबलर्स है $2 अरब की सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहने के ऊपर हकजानिब हूँ कि पाकिस्तान गवर्नमेंट आईएमएफ से कर्जा ले रही है डॉलर में और ये कर्जा डॉलर का लेके इन असेंबलरों को दे रही है कि आप जनाब इंजॉय करें, पाकिस्तान गया जहाँ जाना चाहता है। आप $2 अरब की सीकेडी एसकेडी असेंबली इंपोर्ट करके दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी आप पाकिस्तानी आवाम को लेकिन शहजाद साहब ये एक बात समझ नहीं है, अगर एक गाड़ी हाइब्रिड है, चले मैं कहता हूं इंपोर्ट हो रही है वो भी हाइब्रिड है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो भी हाइब्रिड है, जो गाड़ी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी कीमत में 10-15 लाख रुपए कमी होनी चाहिए। तो अगर वो प्राइस में कमी है तो मेरे ख्याल से तो एडवांटेज की देने की जरूरत ही नहीं पेश आती। क्या वो जो गाड़ी यहां बन रही है और जो गाड़ी बाहर से आ रही है उसकी कीमतों में कोई फर्क होगा या नहीं होगा, या वो उसी कीमत पे जाएगी? और अगर उसी कीमत पे तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का क्या फायदा हुआ? देखिए, मैं एक पहले तो हम तमीज मान लें, आप जब इनको ये मैन्युफैक्चरर कहते हैं ना तो यार सर मुस्तकबिल के मैन्युफैक्चरर मान लें, चले आप मुस्तकबिल के मैन्युफैक्चरर मान लें, कभी ना कभी तो होगा, ये ख्वाब है हमारा। 40-50 साल होने को है, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, लोकलाइजेशन नहीं की हमने, आप उनको दोबारा तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और मजीद तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। भाई ये जो गाड़ियां 2012-13 में हाइब्रिड के ऊपर एक कंसेशन दी गई थी, एक रियायत इससे दी गई थी कि पाकिस्तान का पेट्रोल इंपोर्ट का बिल कम हो जाए और वो कम हो गया। आप यकीन करें कि जितनी हाइब्रिड गाड़ी से दो फायदा हुआ हमारे मुल्क को, एक पेट्रोल इंपोर्ट का बिल नीचे आया, दूसरा पोल्यूशन फ्री, हमारे मुल्क में पोल्यूशन फ्री ये गाड़ियां हैं। आपकी कौन सी गाड़ी पोल्यूशन फ्री है? और फिर आप जिस गाड़ी की आप बात कर रहे हैं तो भाई वो सीकेडी एसकेडी साथ में हाइब्रिड भी उसने इंपोर्ट करके यहाँ जोड़ा है और फिर वो महंगी तरीन गाड़ी है, तो आपको तो उसमें कोई आवाम को तो कोई फायदा नहीं है।
शहजाद भाई, आपको लगता है कि जो आप बात कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट अब अनाउंस कर चुकी है, चले बिल की सूरत तो नहीं इख्तियार किया, आपको लगता है कि गवर्नमेंट कोई अपना डिसीजन वापस ले सकती है? क्योंकि आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाम आवाज उठा रही है, आपको लगता है कोई तब्दीली की गुंजाइश है, कोई बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए ये हुकूमत को करना पड़ेगा, लेकिन मैं कभी इसके ऊपर इतनी ज्यादा बहस ना करता अगर हमारे मुल्क में ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती, लोकलाइजेशन हो रही होती। हम 40-50 साल से तो ये खूनी भेड़िया में लूट रहे हैं, और लूट रहे भी कितनी बुरी तरीके से है कि 6-6, 8-8 महीने तक पैसा अपने पास रखते हैं, पैसे का भी एंजॉय करते हैं, 8-8 महीने बाद आपको गाड़ी देते हैं असेंबल्ड शुदा, और इन पैसों को भी बैंक को देके उससे भी बेनिफिट उठा रहे हैं, उस पर भी इंटरेस्ट खा रहे हैं। आप आवाम को महंगाई के अलावा में और एक बुरी टेक्नोलॉजी, सब स्टैंडर्ड गाड़ियों के अलावा आप क्या दे रहे हैं? एक ये गाड़ी आ रही है, उसको भी आपने एक तरीके से रोक दिया कि जनाब अब हमारे मुल्क में हाइब्रिड हाइब्रिड बन रही है। पेट्रोल तो बन नहीं सकी, हाइब्रिड कहाँ से बनेगी? ठीक हो गया वज़ीर शहजाद। खजाना साहब को ये जो फैसला किया है, वज़ीर खजाना साहब को ये फैसला वापस लेना चाहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आज़म साहब से भी कि खुदारा हमारे मुल्क की जो जरूरत है उसको ना आप डिस्टर्ब करें, इन गाड़ियों को डिस्टर्ब कम से कम ये शहजाद साहब, ये इस वक्त तक तो फैसला वापस लिया जा सकता है जब तक आपके मुल्क में फुल फ्लेज कैपेसिटी पे ये गाड़ियां तैयार होना ना शुरू हो जाएं और उनकी कीमतें जो बाहर से आने वाली गाड़ियों से कम ना हो जाए, तब तक तो मेरे ख्याल से ये फैसला वापस लिया जा सकता है। बिल्कुल लिया जा सकता है मुनीर भाई। आप देखें ये गाड़ियां समंदर पार पाकिस्तानी भेज रहे हैं, ये वाहिद टीआर बैजिस गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी गाड़ी भी बेचता है और डॉलर ड्यूटी बेचता है। आप दुनिया के 24,000 आइटम इंपोर्ट करते हैं, आपको किसी में डॉलर ड्यूटी मिलती है? सही। नहीं मिलती। और इस साल ये जून के अंदर 100 अरब से ज्यादा का रेवेन्यू हम दे चुके हैं, और अगर हमारी बजट तजवीज को मान लें कि 7 साल पुरानी गाड़ी लाने की इजाजत दे दें तो आइंदा 24-25 में तो 200 अरब ये समंदर पार पाकिस्तानी दे पाएंगे। ठीक हो गया, लेकिन आप पाकिस्तान में रेवेन्यू ला रहे हैं, शायद गवर्नमेंट को इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है, गालिबन इसी वजह से आपकी तजावीज नहीं मानी जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद। एक छोटी बात, जी 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 जी, एक छोटी बात करूंगा। देखें, अगर हमारे मुल्क में जिस दिन ये मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, शुरू हो जाए, आप ये एग्जाम करें हम पीएंगे पाकिस्तानी। मैं चाहता हूँ मेड इन पाकिस्तान गाड़ी हो, लेकिन खुदारा आप इनको दोबारा उसी ब्लैक मार्केटिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, ये दोबारा लूटमार करेंगे। बड़ी मुश्किल से हमने इनको कंपटीशन देके इनकी प्राइसों को रोका है, ये तो पता नहीं कहां से कहां जाएंगे। डॉलर 330 पे चला गया था लास्ट टाइम इन्होंने जब प्राइस बढ़ाए थे, आज डॉलर 278 पे है, आज तक प्राइस कम नहीं किए इन्होंने। सही है सर, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया एचएम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और ऑटो सेक्टर के हवाले से बात करते हैं। अली, अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एक आम आदमी से कनेक्ट होता है। वी वर टॉकिंग कि डॉलर की रिवर्सल की कोई बात हो सकती है, अगर रिवर्सल हो जाता है तो यकीन तौर पे एक एडवांटेज तो मिलेगा ऑटो सेक्टर को भी। हाउ डू यू सी कि पॉलिसी मेकिंग जो कर रही है गवर्नमेंट इस हवाले से, वो कैसी है? देखिए गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त, देखिए बात ये, मैं सिंप्लीफाइड वे में बात करूं कि आईएमएफ की जो रिजर्वेशंस आ रही थी बजट को लेके, वो थी कि डॉलर को जो आपका बजट है उसकी वैल्यूएशन 330 रुपए के हिसाब से डॉलर पे की जाए, राइट। देखिए आईएमएफ ने जो ये रिजर्वेशन रखी उसके थोड़ा सा अगेंस्ट जाके कॉन्ट्रारी जो 296 के रेट्स के ऊपर आपकी वैल्यूएशन की गई। तो 296 के ऊपर जो वैल्यूएशन की गई, तो अभी इस वक्त तकरीबन आज के रेट्स में देखें तो 280 रुपए के करीब डॉलर अप्रोच कर चुका है 278 से, यानी 2 रुपए की हमारी वैल्यू जो है रुपये की वो गिर चुकी है। अब बुनियादी तौर पे ये देखें कि बजट से पहले जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स क्या आ रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर की स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी करने जा रहा था। फिर आप देखें कि जिम्बाब्वे जैसे मुल्क ने पाकिस्तान के जो एक पुराने एयरक्राफ्ट थे, चार्टर्ड एयरक्राफ्ट, उसको बाई करने के लिए आपसे बात कर दी। सो ये चीजें, एक्सपेक्टेशन ये थी कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर छोटे लेवल के हेलीकॉप्टर्स जर्मनी इनकॉर्पोरेट करने जा रहा है यहाँ पे, फिर बाकी चीजों के ऊपर काम करने जा रहा है, तो मईशत को कुछ इस्तेहकाम मिलेगा। बट अल्टीमेटली हमने ये देखा कि कुछ अरसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम किया था कि पाकिस्तान लोकली मेड मोबाइल फोन्स बनाए, बट उसके अंदर भी कोई बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेशन की बात नहीं आई। सो जब ये तमाम तर चीजें पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जा रही हैं, तो इस वक्त मैं सिर्फ गवर्नमेंट को ही क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बल्कि जिस तरीके से आपने उस सेक्टर की बात की, देखिए ना बेनिफिशियरी कौन हो रहा है उस इंपोर्ट के ऊपर, ये जो एग्जेम्पशन ड्यूटीज थी गाड़ियों के ऊपर, ईवीज के ऊपर, उसको अगर खत्म कर दिया गया
और उस पे जो है लोकल इंडस्ट्री को जो है एंटरटेन किया जा रहा है, तो लोकल इंडस्ट्री भी तो कौन से हमारे को फैसिलिटेट कर रही है। सो ऑल इन ऑल अगर अब इस पे बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग से लेके और एक ग्रास रूट लेवल तक सब एक इंतजार का शिकार हुए हुए हैं कि व्हाट रोल दे हैव टू प्ले। गवर्नमेंट को आईएमएफ, ये कहा जाता है कि आईएमएफ डिक्टेट कर रही है, अपोजिशन के साथ उनकी अलाइनमेंट नहीं हो रही, बिजनेस सेक्टर जो है वो टैक्स पे करने के बाद भी डिप्राइव्ड है। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है मुल्क के अंदर जिसके अंदर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने के लिए तैयार नहीं है। रोना धोना या हम 5-10 साल से एक ही एस्पेक्ट के ऊपर बात करते हैं, बजट आने के बाद कभी ज्यादा रो लेते हैं, कभी बहुत ज्यादा रोते हैं और कभी इंतहा से ज्यादा रोना शुरू कर देते हैं। राइट, ऐसा ही है ना। जी। बट अल्टीमेटली एक हथौड़ा पड़ता ही चला जा रहा है जो कि हम भी करते चले जा रहे हैं। क्या पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने की वजह से, क्या गाड़ियों की प्राइसेस बढ़ने की वजह से लेवीज बढ़ाई आवाम जा की रही हैं, जब ये सोचे बगैर कि एग्जैक्टली एक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका असर पूरी इकोनॉमी में पड़ता है, हर फर्द पे पड़ता है। बिजली के प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बतदरीज बढ़ाए जा रहे हैं। अल्टीमेटली उनकी मार्केट में तो देखिए ना, आपकी जो कंजम्पशंस हैं उन कंजम्पशंस कोई आपकी डिसरिगार्ड नहीं हो रही, उन कंजम्पशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। आपके रोड्स के ऊपर। तो इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर एक जो तासुर जाता है, देखिए हम जब तक एक आर्बिट्रेशन लेवल पे नहीं पहुंचेंगे पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर हम बात कर ही नहीं सकते। वो क्या सोच रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, अगर इसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है, यानी आईएमएफ क्या सोच रहा है, हम क्या सोच रहे हैं, बीच में गवर्नमेंट है, अगर उसके अंदर एक बहुत बड़ा गैप है तो जिंदगी में चूहे बिल्ली का खेल के अंदर फासला बढ़ते ही चला जाएगा। और अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे यहाँ अनारकी पैदा हो जाए, जो कि अल्लाह ना करे। मगर अल्टीमेटली बात क्या होती है कि हाईएस्ट लेवल के ऊपर वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे तो जितना भी प्राइस बढ़ा दे, दुनिया के अंदर $1 बढ़ता है, 1 सेंट का भी इजाफा होता है तो मईशतें हिल जाती हैं। यहाँ पे 10% इंक्रीज हो जाती है अली, डॉलर एक की वैल्यू आखिरी चीज, हमारी। आपने बिल्कुल ग्लोबल सिनेरियो की बात की है। अगर ग्लोबल सिनेरियो खुदा ना करे कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, अभी हम देख रहे हैं कि चले एक स्टेबिलिटी है, पेट्रोलियम प्राइसेस भी डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही हैं, अगर ये कोई वहां पे कोई अनसर्टेनिटी हुई तो हम फिर कहां खड़े होंगे? क्योंकि अगेन हमारे पास कोई फॉल बैक पोजीशन नहीं है, हमारे पास कोई प्लान बी इन एक्शन नजर नहीं आता। देखिए हम जहां पे हैं वही एक बॉटम लाइन है, उससे नीचे आप कितने बॉटम लाइन में जाएंगे। तो ये देखिए कि अल्लाह का शुक्र है, कोविड के अंदर भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दुनिया के अंदर डिवास्टेटिंग सिनेरियो है और पाकिस्तान कहाँ जाएगा। बट अल्लाह के फजलो करम से हमारे यहाँ आज भी ईमानदार लोग बाकी हैं, कुछ चाहे कुछ भी तबकात हो, बट अल्लाह ताला जो है वो उन चीजों को देखता है। और बीइंग अ मुस्लिम एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस बात को इकोनॉमिकली इंडोर्स करना चाहिए कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स जो है वो वाकई में एक इम्पैक्ट रखते हैं। और जब तक देखिए हम बहुत हो चुका फॉरेन लॉ के ऊपर गवर्न करने के ऊपर। मूडीज कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो आपकी एक बहुत बड़ी इंतशार या आईएमएफ के साथ बजट आईएमएफ फ्रेंडली आपने बनाया, तो मूडीज जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टाफ लेवल मीटिंग जो जुलाई में हो रही है वो उसके पॉजिटिव पेश खेमा देख रहा है। कब तक हम इनके ऊपर चलते रहेंगे? व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट कि हाँ पाकिस्तान एक अली, इस्लामिक लास्ट जमहूरिया मुझे पाकिस्तान कमेंट है। दे दें, व्हाट डू यू सी द डॉलर मूवमेंट? क्या आपको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर डॉलर की मूवमेंट डाउनवर्ड नजर आती है या अपवर्ड नजर आती है? देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं पहले नाज़रीन को बता दूं, ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है, इसके ऊपर बेसिस के ऊपर जो खासतौर से डॉलर के अंदर कोई ट्रेड करता है, कोई बात करता है, तो उसको प्लीज इस चीज के ऊपर ना रखिए। ये मेरा एक जी जी एनालिसिस जी है, जी। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हाँ, जहां तक की बात है कि डॉलर की, मुझे ये ऐसा लगता है कि आपके जिस तरीके से हमारे मुल्क की मईशत के अंदर बैक एंड के ऊपर काम हो रहा है और होना भी चाहिए इस वक्त कि हर चीज नेगेटिव नहीं हो सकता, कि शायद कुछ पॉजिटिव सिनेरियो भी आ जाए। चले हम थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, थोड़ी देर के लिए ट्रस्ट कर लेते हैं। रो तो रहे हैं हम काफी अरसे से। यहाँ पे जिस हिसाब से डेवलपमेंट अभी हमें होती हुई दिख रही है, लोकल गवर्नमेंट की भी हमें एक इन्वॉल्वमेंट थोड़ी बहुत होती हुई दिखाई दी। जैसे कराची के अंदर रेड बसेस का कॉन्सेप्ट आया, फिर आईटी जी। के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो नो डाउट गवर्नमेंट ने अपने टेन्योर के बाद इन चीजें की हैं। ग्रास रूट लेवल तक अभी वो चीजें नहीं आ रही, तो मुझे ये पर्सनल पर एक सेंस आ रहा है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान जो है, जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जिस तरीके से बात हो रही थी बजट से पहले, अगर उसको सक्सेसफुली गवर्नमेंट मैनेज करने में कामयाब होती है, तो यस आई कैन एक्सपेक्ट कि जब ये अभी आईएमएफ की जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और उसके बाद आपके पास सक्सेसफुल एक चीज आएगी, तो होपफुली हम बिजनेस कम्युनिटीज में मिलके, गवर्नमेंट भी अपने साथ दे के जो थोड़ी बहुत मुश्किलात हैं उसको हम दूर करें। और उसके बाद मैं डॉलर को उसकी कदर गिरते हुए देखना चाहता हूँ। और ये एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि मेरा रुपया मुस्तकीम हो, और ये मैं इसको इंशाल्लाह ताला गिरता हुआ देखूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि इस वक्त पाकिस्तान की मीशत के हवाले से जो सूरत हाल है वो क्या है और पाकिस्तान की मीशत इस वक्त जिस मोड़ पे आ खड़ी हुई है उसकी कितनी अहमियत है। बजट पेश कर दिया गया, बजट अभी तक
हतमी तौर पर फाइनल नहीं हुआ और ईद की छुट्टियों के बाद जब इजलास होगा, इसमें बजट के ऊपर तकारीर होंगी, कुछ तजावीज़ पेश की जाएंगी और बिल आखिर ये बजट एक हतमी शक्ल तय पा जाएगा। लेकिन क्या इसकी हतमी शक्ल तय पा जाने से पहले इसमें कोई रद्द-बदल की गुंजाइश होगी, निकाली जाएगी? क्या अवाम उन्नास की जो मसाइल हैं, जो गिरिया, जो फरियाद की जा रही है, उसके ऊपर देखा जाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, खास तौर पे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो मामला है, क्योंकि हर एक शख्स डायरेक्टली तो टैक्स दे ही रहा है, खासतौर पे सैलरीड क्लास जो है वो डायरेक्ट टैक्स जरूर दे देती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी वो दे रही होती है, लेकिन साथ साथ बहुत से ऐसे एवेन्यूज हैं जिनको आमतौर पे कहा जाता है ये टैक्स हेवन्स है पाकिस्तान में। आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, आप दीगर सरमायादारा निजाम की बात करें, वहां पे आपको नजर ये आता है कि शायद वहां पे गवर्नमेंट उस अंदाज से फोकस नहीं है, या गवर्नमेंट वहां पे आज भी टैक्सेस इंपोज करने में रिलक्टेंट है। एक बात ये कही गई इस प्रोग्राम में और मुख्तलिफ पैनलिस्ट ने ये कहा कि शायद ये आईएमएफ का डिक्टेटेड बजट है। हो सकता है ये आईएमएफ का डिक्टेटेड बजट हो, लेकिन आईएमएफ आमतौर पे रेवेन्यूज और जो आपकी कॉस्ट है उसका अहदाफ की बात कर रहा होता है, एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा होता है, रेवेन्यूज की बात कर रहा होता है। सोर्सेज एट द एंड गवर्नमेंट अपने डिफाइन करती है। गवर्नमेंट को खुद ये फैसला लेना होता है कि अगर वो इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है या इतना रेवेन्यू की गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो कहां से लिया जाएगा, उसके लिए क्या तरीकेकार इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा सबसे आम तरीन मसला, गवर्नमेंट बजट दे देती है लेकिन हर बजट के बाद कुछ अरसे बाद एक नया बजट नए अंदाज में पेश किया जाता है और कहा जाता है ये मुल्क की आम तरीन जरूरत है। बताया जाता है कि इस बजट में जो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लेवी है उसमें इजाफा किया जा रहा है। बिजली की कीमतों में गुज़श्ता चंद महीनों से, बल्कि कहा जाए गुज़श्ता 1.5-2 साल के अरसे से लगातार बड़ा इजाफा हो रहा है और ये गुज़श्ता कई सालों की अगर हम बात करें तो इजाफा ही नजर आता है। गैस की कीमतों की बात करें तो वहां पे एक बड़ा इजाफा नजर आता है, यानी कि आज से चंद सालों पहले जिसका गैस का बिल 400-500-600 रुपए आता था, आज वो हजारों में आ चुका है और बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। दूसरी जानिब आपने तनख्वाहदार तबके को और परेशान इस एतबार से कर दिया कि वो अब ज्यादा टैक्स पे करेगा। इसमें टैक्स की चोरी, 2 नंबरी, इस तरह का इनका इंकशाफ भी, अंदेशा भी है। एक अच्छा अमल यह है कि इस बजट के साथ जो फाइलर और नॉन फाइलर का जो गैप है वो वसी हो चुका है। जो नॉन फाइलर है उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को फाइलिंग करने वालों के लिए भी ऐसे इकदाम करने होंगे कि मजीद लोग फाइलिंग की तरफ रागिब हों। सिर्फ नॉन फाइलर्स के लिए मुश्किलात बढ़ा देना काफी नहीं, बल्कि जो लोग फाइलर्स हैं उनके लिए आसानियां पैदा करना ये भी गवर्नमेंट की तरजीहात में होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने मेजबान मुनीर को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर नेमत।